गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए एक नया चैनल लेके आया हूँ जिसपे केवल एजुकेशनल कंटेंट डाला जाएगा और खास करके वो एजुकेशनल कंटेंट मार्क्स बूस्टर होगा। जैसे उसी कड़ी में आज मैंने बहुत बच्चों की शिकायत थी कि उन्हें फिगर ऑफ स्पीच जो लिटरेचर की आत्मा कही जाती है, ये चैप्टर जब तक आपको ये समझ में नहीं आए तब आपको लिटरेचर समझ में नहीं आएगी। इसलिए आज मैं पहला वीडियो फिगर ऑफ स्पीच पे ही बनाने जा रहा हूँ, तो आप लोग हमारा खूब साथ दीजिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। टॉपिक का नाम यहाँ पे दे रखा है फिगर ऑफ स्पीच। ये अलग से कोई लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये इसका काम गिने चुने ही टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इसका काम लिटरेचर में बहुत ज्यादा है। हर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी अगर आप जाइएगा, 10th का हो आइदर वो 12th का हो, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा। तो देखिए फिगर ऑफ स्पीच का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अट्रैक्टिव इमेज ऑफ एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट का एक क्रिएटिव इमेज बना देना अपने वर्ड्स के माध्यम से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका दूसरा डिफाइन हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एन आर्ट ऑफ ऑर्डिनेटिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। जिस तरह हम लोग दुल्हन को सजाने के लिए अच्छे गहनों और मेकअप कॉस्मेटिक आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये कॉस्मेटिक आइटम्स की तरह है। इसके मदद से हम भाषा को सजाते हैं, भाषा हमारा और अच्छा बन जाता है इसको यूज करने से। तो इसके 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप पोएटिक डिवाइस, दूसरा टाइप लिटरेरी डिवाइस। पोएटिक डिवाइस उसको हम लोग बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस बोलते हैं जो पोयम सेक्शन में यूज किया जाए, लिटरेचर के केवल और केवल पोयम के सेक्शन में यूज किया जाए तो उसको हम लोग पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। लेकिन पोएटिक डिवाइस का कभी कभार इस्तेमाल आपको फिक्शन में भी मिल जाएगा और अदर, लेकिन ये रेयर इस्तेमाल है। और देखिए अगला पोर्शन आता है लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस क्या कहता है? लिटरेरी डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी सेक्शन में कर सकते हैं, चाहे वो नोवेल हो, फिक्शन हो या फिर लिटरेचर क्या कोई रियल स्टोरी हो, वहां पे भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा, आगे मैं बढ़ता हूं। अब देखिए पोएटिक डिवाइस के बारे में हम लोग समझाने जा रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच के पहले पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? रिद्म। रिद्म हम किसको कहते हैं? रिद्म का मतलब होता है एन आर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग म्यूजिकल ट्यून टू द लाइन ऑफ द पोएम। किसी पोएम के लाइन को इस तरह से सजाया जाए कि उसको म्यूजिकल ट्यून मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिद्म बोलते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए, राइम या राइमिंग स्कीम क्या होता है? एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग सेम साउंड एट द लास्ट ऑफ पोएम either regular or irregular basis is called rhyming and the alphabetical representation of rhyming is called rhyme scheme। देखिए जैसे पोएम के लास्ट लाइन में इक्वल साउंड वर्ड प्रोड्यूस किया जाए। जैसे आपको मैं एक गजल से पुरानी एक गजल से समझाता हूं। जैसे एक गजल था गुलाम अली साहब का, उसमें उन्होंने कहा था किसी लड़की के बारे में कहा था कि तेरा बदन है चंचल नागिन, तेरा बदन है चल ऐसे ही करके कुछ कहा था। खैर छोड़िए, उस लाइन पे नहीं जाते हैं। जैसे सेम साउंड वर्ड है, जैसे हर लाइन के एंड में देखिए। अब क्लास 9 का मैंने एक लिटरेचर का बुक मंगाया है, उस लिटरेचर के बुक से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इसके पहले लाइन को गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिए कैसे है, इंसी फ्री और उसके बाद क्या है? इंसी फ्री और यहाँ हनी बी, दोनों में आ रहा है, ई आ रहा है लास्ट में, तो एक ट्यून की तरह नहीं लग रहा है? इंसी फ्री हनी बी, इंसी फ्री हनी बी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। अभी देखिए मेड ग्लैड, तो इसका अगर हम राइमिंग स्कीम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? इंसी फ्री और ये फिर चेंज है ए बी इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंसी फ्री तो हनी बी, मेड ग्लेड, तो समझ गए ना? राइमिंग स्कीम को रिप्रेजेंट किया जाता है। राइमिंग स्कीम के भी अब 2 टाइप है, एक देखिए रेगुलर और एक इरेगुलर। तो अभी जो हमने आपको राइमिंग स्कीम समझाया है वो राइमिंग स्कीम रेगुलर है, क्योंकि ए बी रिपीट हुआ है इस पैराग्राफ में। ठीक है, अब देखिए, और जब रेगुलर राइमिंग स्कीम को लिखते हैं ना रेगुलर को, तो हम एक साथ वर्ड को करेक्ट करते हैं। आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि ए को
मतलब अलग कर दीजिए, आप एक साथ लिखिएगा जितना भी ए हो, क्योंकि राइमिंग स्कीम का एक ही उच्चारण है। अगर दूसरा टाइप का उच्चारण होता है तो उसके लिए बी लिखिए। अब देखिए इरेगुलर राइमिंग स्कीम का क्या मतलब होता है। इरेगुलर राइमिंग स्कीम में होता है, जैसे देखिए इरेगुलर में मान लीजिए चारों लाइन का कोई मैच नहीं खा रहा है, जैसे यहाँ पे खा रहा था ना मैच कि इनसी फ्री हनी बी, तो हम ए बी कर दिए, ठीक है। ए ये अगला लाइन है, मेड दूसरा लाइन है बी, फिर से यहाँ पे ए आ गया तो ए बी, ठीक है। अब देखिए इरेगुलर में क्या होगा, इस चारों लाइन के लास्ट वर्ड का अलग अलग उच्चारण होगा, तो इसमें क्या करते हैं हम चारों वर्ड को कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये इरेगुलर राइमिंग स्कीम है। अब अगले पार्ट पे आइए, अगले पार्ट को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग साउंड ऑफ द लाइन ऑफ पोयम बाय यूजिंग सेम लेटर ट्वाइस और मोर इन द मैक्सिमम वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेम वर्ड को उस लाइन में मैक्सिमम बार यूज करते हैं, उस सेंस को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, सेम साउंड प्रोड्यूस होता है जिससे अच्छा लगता है। नीचे अभी मैं इसका एग्जांपल देके बताऊंगा। और देखिए एलिट्रेशन में हम लोग वॉवेल्स को काउंट नहीं करते हैं, समझ जाइए कि वॉवेल को काउंट नहीं करते हैं एलिट्रेशन लिखने के लिए। अब देखिए ऐसे कॉन्सोनेंट को भी नहीं काउंट करते हैं जिन कॉन्सोनेंट्स का प्रॉपर उच्चारण न हो, यानी वो कॉन्सोनेंट साइलेंट हो, ठीक है। और तीसरा नोट, जब इक्वल नंबर ऑफ वर्ड आ जाए, दो तरीके के वर्ड इक्वल बार आ जाए, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब दोनों वर्ड को उठाते हैं और उनसे मिलता जुलता वर्ड को कंपेयर करते हैं कि इनसे मिलता जुलता किसका ज्यादा जनसंख्या है, तो उसी को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन लिखा है, बिंगल बॉग, इसका एलिट्रेशन क्या है, यहाँ पे देखिए 4 बार बी आया है तो 4 बार जी भी आया है, तो यहाँ बी और जी दोनों इक्वल टाइम्स आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे ई का उच्चारण जी से भी मिलता है, बी से भी मिलता है, सब क्लास में ई ही आ रहा है, तो यहाँ पे ई भी आ गया 2 बार, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को लिख देंगे क्योंकि यहाँ 2 बार आया है। बात समझ में आ गया। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला वीडियो हम लेके आ चुके हैं पोएटिक डिवाइस के अगले पार्ट का। अगला जो चौथा पोएटिक डिवाइस है उसको हम लोग कहते हैं रिपीटिशन। अब देखिए रिपीटिशन में क्या कहा जाता है, रिपीटिशन में क्या होता है, हम सेम वर्ड को एक ही, रिपीटिशन में हम लोग क्या करते हैं, सेम वर्ड को एक ही लाइन में 2 या 2 से अधिक बार यूज करते हैं पोएम को अच्छा बनाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल है, सरोजनी नायडू या किसी और का एक पोएम का एग्जांपल लिए हुए, जैसे कहार आप लोग जानते हो, जो पहले डोली लेके चलते थे, तो उन्हीं के ऊपर एक पोएम लिखा गया था। तो इसमें लाइटली ओ लाइटली बियर हर अलोंग, एक कहार कहता है कि उसके लिए वो पालकी इतना हल्का है कि वो अकेले ही इसे उठा के ले जा रहा है। तो यहाँ देखिए लाइटली ओ लाइटली 2 बार आया, इसको बोलेंगे रिपीटिशन। बच्चे रिपीटिशन मिस्टेक नहीं है पोएम के सेंस में, पोएम के सेंस में रिपीटिशन किया जाता है ताकि पोएम को अच्छा से अच्छा मीनिंग दिया जा सके। जैसे किसी इंसान का गलत आदत भी कभी कभी यूजफुल साबित हो जाता है, जैसे कोई हैकर सरकार के लिए कभी यूजफुल साबित हो जाता है, वैसे ही हमारा ये रिपीटिशन क्या है, यहाँ पे गलती नहीं है, यहाँ पे ये पोएम को अच्छा बनाने के लिए किया गया है। अब अगला देखिए इनवोकेशन। इनवोकेशन में हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग वर्ड का यूज करते हैं जिसका मीनिंग क्या हो, सेम हो। एन आर्ट ऑफ यूजिंग सेम मीनिंग ऑफ वर्ड ट्वाइस और मोर इन द लाइन। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, आई एम किनली इंटरेस्टेड टू यू, यहाँ पे किनली और इंटरेस्टेड का मीनिंग लगभग सेम है। तो क्या है, इनवोकेशन, वर्ड तो अलग अलग है लेकिन दोनों का कहने का सेंस सेम है। रिपीटिशन और इनवोकेशन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहां पे सेम वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया था, सेम वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया था, यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड को रिपीट किया गया है जिसका मीनिंग सेम है। अब अगला आते हैं हम लोग, इनकैंटेशन क्या होता है। देखिए इनकैंटेशन एक ऐसा आर्ट है, एन आर्ट ऑफ यूजिंग डिफरेंट वर्ड ऑफ सेम मीनिंग फॉर ए पर्सन प्लेस और थिंग टू अप्रिशिएट इज कॉल्ड इनकैंटेशन। अब देखिए इनकैंटेशन हम लोग डेली लाइफ में, आप लोगों में से कितने लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हनुमान जी की बड़ाई भी तो करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप ज्ञान के सागर हो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हनुमान जी की बड़ाई ही तो करते हैं। जैसे इनकैंटेशन क्या हो गया, जैसे पुराने जमाने की फिल्मों में देखिएगा तो राजाधिराजा लंका नरेश रावण पधार रहे हैं, तो ये क्या था, इनकैंटेशन था एक तरह से। राजाधिराजा उसी का नाम है, लंकाधिपति उसी का नाम है, सब जानता है, रावण भी उसी का नाम है, लेकिन ये क्या किया गया, इसको रिपीट किया गया इसको अप्रिशिएट करने के लिए। पहले जो पुराने सिलेबस में आपको जो 10th में बुक था उसमें जूलियस सीजर एक ड्रामा था, उस ड्रामा का एक लाइन उठा के मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है ग्रेट माइटी पुसेंट सीजर। यहाँ इस तीनों वर्ड में सीजर की बड़ाई ही की गई है, केवल और केवल बड़ाई। तो
अब समझ में आया? एक ही इंसान के लिए बार बार अच्छे अच्छे वर्डों का यूज करें तो उसको बोलते हैं हम लोग इनकैंटेशन। जैसे राजाओं के राजा, लंकाधिपति, विश्व विजेता रावण पधार रहे हैं, तो ये क्या है? रावण का ही तो नाम था, लेकिन इसको इनकैंटेशन अच्छा बनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए सेम वर्ड को यूज किया गया बार बार। अब देखिए रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन होता है कि कभी कभी आप लोगों ने पोएम में पढ़ा होगा कि हर चार लाइन के बाद वही लाइन रिपीट होता है, ठीक है? तो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रेन बोलते हैं। जैसे बचपन में भी पोएम पढ़ा होइएगा, तो जैसे एक पोएम हमको याद है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा, उसमें हर चार लाइन के बाद हर पैराग्राफ में यही लास्ट लाइन रिपीट होता था, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। तो ये मैंने आपको हिंदी में बताया है। इंग्लिश में भी ऐसा लाइन रिपीट होता है, तो उसको हम लोग रिफ्रेन कहते हैं। और घबराइए मत, मैं अब बहुत सारा पढ़ाऊंगा इसमें, और आज अगर कुछ कम समझ में आएगा, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट डे था, कल इससे और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और इसके आगे एक पोएटिक डिवाइस बचाऊंगा और लिटरेरी डिवाइस भी आपको समझाएंगे। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।